Start. Example number 3. A wholesaler of cotton has 100 bales of cotton in his godown. He agrees to sell 50 bales, and these bales were selected and set aside. On selection, the goods becomes ascertain. In this case, the contract is for the sale of a certain goods. यहाँ पर उन्होंने ये पॉइंट प्रूव किया है कि यहाँ पर उसने गुड्स सिलेक्ट कर लिए थे. तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स ये कल भी पढ़ाया था मैंने. सिलेक्शन, चॉइस, this will lead to ascertainment. This will lead to ascertainment. And when the goods are ascertained, they are saleable. समझा? आगे उसके बाद ascertain goods. As the cotton bales to be sold are identified and agreed after the formation of the contract, it may be noted that before the ascertainment of the goods, the contract was for the sale of unascertain goods. तो एक चीज सीखने हमको जो मिली है वो ये है कि सेल दोनों गुड्स का पॉसिबल है. कौन से करेक्ट. असर्टेनमेंट का भी. गलत लिख रहा ना रे, रुकना जरा. असर्टेन गुड्स का भी सेल पॉसिबल है और अनअसर्टेन का भी सेल पॉसिबल है, लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना है कि ये दोनों भी गुड्स एग्जिस्टिंग होने. समझा ना? goods are existing at the time of sale, so they are saleable because इसकी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते. समझ गया? प्रॉपर्टी मतलब चलो आगे बढ़ते हैं इस बात पे. नेक्स्ट, अनअसर्टेन गुड्स. अनअसर्टेन गुड्स आर द गुड्स which are not specifically identified or ascertained at the time of making of the contract. They are indicated or defined only by description or sample. दो चीजें हैं. अग्रीमेंट बनाते वक्त, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, और एक परफॉर्मेंस. ये हमने कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है. परफॉर्मेंस के वक्त मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, जो हमने अग्रीमेंट बनाया था वो जब एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एग्जीक्यूट कब हो पाएगा? जब गुड्स एग्जिस्टिंग एज वेल एज असर्टेंड हो. ये समझा क्या? अभी तक के अपन ने क्या पढ़ा था कि सेल किसका पॉसिबल है? तो अपन ने ये पढ़ा कि सेल असर्टन का भी पॉसिबल है और सेल अनअसर्टन का भी पॉसिबल है. रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना है कि दोनों में भी गुड्स एग्जिस्टिंग होने चाहिए टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. अभी अपन ये पढ़ रहे अनअसर्टन गुड्स को लेकर के. तो देखो सिंपल है. अनअसर्टन गुड्स मतलब अभी तक के तुमने गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है. ये कब की बात कर रहे हैं? जब गुड्स अभी गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा तब. ये समझा क्या? हाँ. There can be an agreement to sell for uncertain goods. There can be an agreement to sell for uncertain goods. There can be an agreement to sell for uncertain goods, but there cannot be a sale for uncertain goods. समझा कि नहीं समझा? लाइन का मतलब क्या है गार्गी? हाँ. इसका मतलब अनसर्टेन गुड्स एग्जिस्टिंग हो भी सकते, नहीं भी हो सकते. पहली चीज तो ये हो गई. अनसर्टेन का मीनिंग होता कि गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं है. एक और मीनिंग निकल गया. फिर जैसा कि मैडम ने बताया हमको, अनअसर्टेन गुड्स का आप टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन आप अनअसर्टेन गुड्स के लिए अग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट टू सेल इज पॉसिबल, बट सेल नॉट पॉसिबल. ये समझा कि नहीं?
तो अनअसर्टेन गुड्स का अगर आपको सेल करना है तो पहले आपको गुड्स को असर्टेन करना पड़ेगा। ये समझा कि नहीं समझा? अभी ध्यान देना, आप एक यूनिट में पढ़ोगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ोगे। और इसके आगे मैं एक क्वेश्चन लगाऊंगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी। तो उसके अंदर 4 केसेस पढ़ने हैं आपको। एक केस रहेगा पहला असर्टेन गुड्स का, एक केस रहेगा अनअसर्टेन गुड्स का, एक केस रहेगा अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, और एक रहेगा राइट ऑफ डिस्पोजल। अभी फिलहाल हमको ये दो पता नहीं है तो हम उसमें जाएंगे नहीं, हमको ये दोनों पता है तो हम उसमें जाएंगे। असर्टेन गुड्स का सेल कब पॉसिबल है, मतलब असर्टेन गुड्स का टाइटल ट्रांसफर होना कब पॉसिबल है? तो इच्छा पे। असर्टेन है ना, ऑब्वियस बात है वो एग्जिस्टिंग है। तुमने ये गुड्स देख लिए हैं, अरे देख लिए का मतलब क्या है? मतलब एग्जिस्टिंग तो है ही ना। हाँ, तो इसका सेल कब पॉसिबल है? इच्छा से। जब चाहूं तब इसका टाइटल ट्रांसफर कर सकता, तो सेलर की इच्छा से टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये केस हम अनसर्टेन के लिए नहीं बोल सकते। अनअसर्टेन गुड्स का टाइटल तभी ट्रांसफर हो सकता जब वो गुड्स पहले असर्टन हो जाए, गुड्स पहले असर्टन हो जाए, और फिर वही चीज एट विल ऑफ सेल। ये समझा क्या? प्रोसीजर समझ आया? पक्का? वर्ड समझ रहे? क्या बोला? असर्टेन बोले तो असर्टेन आइडेंटिफाइड, तो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग है, तो गुड्स का टेंशन नहीं अपने को, इसका टाइटल तुरंत ट्रांसफर किया जा सकता है। कब? जब बोलो तब। समझा ना? शॉपकीपर कभी कभी ये वर्ड यूज करता ना, आपको कब गुड्स चाहिए, तो तुम बोलते आज ही चाहिए, दे सकते क्या आप? तुम बोलो ना तब गुड्स दे देता मैं, तो मेरे पास में रेडी है। ये रेडी है और आइडेंटिफाइड है, इसका मतलब क्या है? ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर कर सकता मैं। हमारा ऊपर का हेडिंग देखो क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी, राइट? ये तो असर्टन गुड्स के केस में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब हो सकती है? जब गुड्स असर्टन हो, मतलब एट विल आप उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते। विल समझता, इच्छा से, जब करना है तब। अनअसर्टन के गुड्स का ऐसा नहीं है। अनअसर्टन को पहले आपको बनाना पड़ेगा असर्टन। मतलब क्या? ये बॉक्स पैक था, अंदर पड़ा था गोडाउन में, कस्टमर आया, कस्टमर के लिए गुड्स निकाले, उसको बताया, कस्टमर बोले हाँ मुझे ये गुड्स पसंद आ गए, मतलब उसने गुड्स आइडेंटिफाई कर लिए, बोले तो असर्टन गुड्स को आपने बना दिया, अनअसर्टन को बना दिया असर्टन। अब उसका सेल पॉसिबल जब बोलो, मतलब एट, अभी समझ गया क्या? पक्का? क्लियर है? तीसरा मैं कोशिश करता कि समझ जाए। देखो, इसका मीनिंग ये होता कि कार्तिक को गुड्स पसंद जरूर आए, मगर कार्तिक बोले सर अभी बिल मत बनाओ, मैं घर पे ले जाता, घर पे बताता, पसंद आया तो ठीक, वरना मैं रिटर्न करूंगा। समझा ना? पक्का समझ आया? तो कार्तिक गुड्स घर पे लेकर गया, उसने घर पे गुड्स बताए, घर पे गुड्स पसंद नहीं आए, तो वो क्या करेगा? लेकिन ये रिटर्न वाली कंडीशन उसको पहले ही बता देना पड़ता कि मैं गुड्स रिटर्न बेसिस पे ले जा रहा हूँ, मतलब सेल्स रिटर्न हो सकता है, ये सेलर को समझ के चलना पड़ेगा। सेलर के दिमाग में ये फिट रहेगा कि ये गुड्स जो मैंने इसको अभी दिए हैं ये वापस भी आ सकते हैं। ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? क्लियर है इतना? यहां तक समझा क्या? हाँ या नहीं? ओके, तो अब इसको एनहांस करते हैं। मतलब अप्रूव हुआ या फिर रिटर्न हुआ। तो
अभी इधर देखो ध्यान से, इस केस को समझने के लिए 3 डिफरेंट केसेस है। पहला केस है टाइम। मैंने कार्तिक को बोला था अगर तुझे ये गुड्स चाहिए तो तूने रख लेना, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो 5 दिन के अंदर वापस लाके दे देना। मतलब 5 days रिटर्न पॉलिसी, ये समझा? अगर कार्तिक ने 5 दिन में गुड्स रिटर्न किए तो ही मैं गुड्स रिटर्न एक्सेप्ट करूंगा। अगर कार्तिक 10 दिन के बाद आता है तो कार्तिक को ये गुड्स खरीदने ही समझा? एक्चुअली आफ्टर 5 days ही खरीदने पड़ेंगे। ये समझ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम? हम यहां लिख सकते टाइम लैप्स। मतलब क्या? रिटर्न के लिए जितना वक्त दिया था, उधर देखो, रिटर्न के लिए जितना वक्त दिया था वो वक्त खत्म हो चुका, और वक्त खत्म होने के वजह से कार्तिक को ये गुड्स अब एक्सेप्ट करने ही। समझा? पक्का? क्लियर? पॉइंट नंबर 2, कार्तिक ने मुझे एक्सप्रेसली फोन लगाकर बोला सर मुझे गुड्स पसंद आ गए, घर पे भी पसंद आ गए, तो मैं ये गुड्स रख रहा हूं। एक्सप्रेसली एक्सेप्टेड द गुड्स एंड नोटिफाइड द सेलर अबाउट ये समझा? कार्तिक ने फोन लगाकर बोल दिया सर मुझे गुड्स पसंद आ गए, घर पे भी आ गए, और मैं ये गुड्स रखने वाला हूं, तो आप इसके सेल की तैयारी कर लो। समझा? अभी तीसरा, कार्तिक चिप्स का पैकेट लेके गया था। कार्तिक बोले सर पसंद आए तो ठीक, नहीं तो वापस लाके दूंगा। घर पे लेकर गया, चिप्स का पैकेट फोड़ा, एक चिप्स खाया, पसंद नहीं आया, वापस लाके दे रहा। चलता क्या? तीसरा आ गया कंडक्ट। मतलब कार्तिक ने गुड्स के ऊपर कुछ ऐसे एक्शंस कर दिए जिससे अब वो गुड्स फर्दर सेलेबल नहीं है। मतलब कार्तिक से वो पैकेट लेकर मैं सैम्यक को नहीं बेच सकता। ये समझा क्या? क्योंकि वो पैकेट उसने फोड़ दिया है, नॉन सेलेबल है वो। कब हो सकता था? जब पैकेट एज इट इज पैक्ड लेकर आता था तो पॉसिबल था सेल। पर अब क्या कर दिया उसने? पैकेट फोड़ दिया, चिप्स खाए हैं उसमें से कुछ, और अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं ये गुड्स रिटर्न एक्सेप्ट कर लूं। पॉसिबल? सो सम कंडक्ट टू द गुड्स और सम एक्शंस ऑन द गुड्स आर सच कि वहां पर रिटर्न का पॉलिसी हो गया। अभी समझा क्या? गुड्स के ऊपर कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए गए हैं कि अब उसका रिटर्न पॉसिबल। एक और एग्जांपल, मोबाइल फोन के ऊपर लिखा हुआ रहता डू नॉट ओपन द सील, ऐसा लिखा हुआ रहता। क्यों ऐसा? क्योंकि एक बार सिम कार्ड इंसर्ट हो गया और फोन यूज हो गया, वो सेकेंड हैंड बन जाता, फर्स्ट हैंड नहीं रहता, तो वो दूसरे गिराइक को फर्स्ट हैंड बोलकर सेलेबल नहीं है। अब आपको सेकेंड हैंड बोलकर ही बेचना पड़ेगा। ये समझा कि नहीं समझा? सो इसके लिए वो बोलते दुकानदार कि आप डमी पीस देखो, बॉक्स पैक्ड ही रहने देना, बॉक्स को खोलना मत। बॉक्स वो कब खोलने देता? जब आप पैसे दे चुके हो और उसने बिल बना दिया है। ये कल ही बताया था मैंने, याद है? तो ऐसी 3 चीजें हैं, 3 कंडीशन में से अगर एक भी फुलफिल हो जाती है तो मतलब वो सेल अप्रूव हो चुका है। ये समझा क्या? टाइम खत्म हो गया, गुड्स वापस नहीं ला कर दिए, तो सेल अप्रूव माना जाएगा। एक्सप्रेसली खुद ने ही बोल दिया सर एक्सेप्टेड है गुड्स, तो हो ही गया। गुड्स को कुछ ऐसा किया जो उस एक्शन से समझ में आ रहा कि अब वो गुड्स रिटर्न तो करने वाला नहीं है, मतलब वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे सेल और रिटर्न वाले गुड्स का सेल मतलब ओनरशिप कब ट्रांसफर हो सकता? इन तीनों में से जब कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तीनों में से कोई भी एक,
तीनों भी में कंडीशन में और है, तीनों में से एक भी सेटिस्फाई हो गई तो सेलर के पास अधिकार है कि वो उसका टाइटल ट्रांसफर कर सकता है टू द बायर। अभी समझ गया क्या? पक्का समझ आया? क्लियर है? तीन चीजें पढ़ाई अभी मैंने। असर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफरेबल है? एट विल। अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप जब वो असर्टन हो जाए तब। और सेल अप्रूवल मतलब सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस अगर है तो टाइम, या तो एक्सप्रेसली या तो कंडक्ट, तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसका सेल पॉसिबल। समझ आया पक्का सबको? क्लियर? डिस्पोजल अभी नहीं पढ़ेंगे अपन क्योंकि डिस्पोजल आखिरी यूनिट का पार्ट है, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं। व्हाट इज राइट ऑफ डिस्पोजल? बोलो। हाँ देखो, इसका एग्जाम्पल ये है कि आप गाड़ियां बुक करते हो, कार बुक की या फिर आपने टू व्हीलर बुक की, नवी परचेस कर रहे हो तो बुक करने के बाद में वो डिलीवरी हाथों हाथ नहीं मिलती क्योंकि वो बोलता है कि गाड़ी आने को टाइम लगेगा, मे बी 5 दिन 10 दिन जो भी है, बोले हमारा लोड आएगा, बोले उसके बाद में आपको गाड़ी अवेलेबल होंगी। तो तुमसे बुकिंग अमाउंट लेता, पूरा ट्रांसफर नहीं होता वो। क्यों? शोरूम में अभी तक गाड़ी पहुंची है क्या? नहीं। तो जब उसके पास गाड़ी नहीं है, ओनरशिप नहीं है, तो वो ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। तो तुमसे ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकता? एडवांस बुकिंग लेता हूँ। तो समझ लो कि मैं शोरूम वाला हूँ, अगेन कार्तिक गाड़ी परचेस करने आया, उसको एक्सेस चाहिए ब्लैक कलर की, ठीक है, स्पेशल एडिशन एक्सेस ब्लैक कलर, ऐसा उसने बोला। मैंने उसको कोटेशन दिया, टोटल अमाउंट भी बता दिया। उसको ये बोला पर मैंने कि ये गाड़ी अगर आप बुक करवाते हो तो मैं 10 दिन में अवेलेबल करवाऊंगा। अभी समझ आया क्या कुछ? तो मैंने उसको बोले 5,000 रुपये आप भर दो बुकिंग के, बाकी की फॉर्मेलिटीज गाड़ी आने के बाद करेंगे। इतना समझा? पक्का? तो उसने 5,000 रुपये दे दिए। सर फिर बुकिंग अमाउंट के लिए प्रूफ मैं रिसीप बना के देता ना उसको कि उसके 5,000 रुपये एज बुकिंग आए हैं। मैंने उसको गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर सर क्यों नहीं की? अबे गाड़ी ही नहीं आई है और गाड़ी का मेरे को ओनरशिप नहीं आया अभी तक, शोरूम वाले को, तो मैं कैसे ट्रांसफर कर सकता? नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। तो जब मेरे को गाड़ी रिसीव नहीं हुई, मेरे को गाड़ी का ओनरशिप नहीं मिला, तो क्या मैं इसको दे सकता क्या? नहीं। तो शोरूम वाले ने इसीलिए तो बोला उसको बुकिंग डाल, 10 दिन के बाद में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। सारी फॉर्मेलिटीज बोले तो क्या? ओनरशिप, पोजेशन और कंसिडरेशन, सब कुछ 10 दिन के बाद गाड़ी आने पर। ये समझा? पक्का? गाड़ी आई, इसको शोरूम से कॉल जाता, सर आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप कृपया करें शोरूम में आकर एक बार गाड़ी देख ले। ये जाता, ये शोरूम में आता है, गाड़ी चेक करने के लिए मैं इसको लेकर जाता। ये तब डिसाइड करेगा कि इसको गाड़ी परचेस करना है या नहीं। अब समझा क्या? ये तब डिसाइड करेगा कि गाड़ी परचेस करना है या नहीं, क्योंकि जो मैंने इसको बताया था बुकिंग के वक्त, वो सारी चीजों से वो क्रॉस चेक करेगा गाड़ी को, और उसको गाड़ी अगर पसंद नहीं आती है तो वो बुकिंग कैंसल करवा सकता है। ये पॉलिसी होती है शोरूम्स की। हाँ, बुकिंग कैंसिल करवाने के उसको लेकिन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मान लो 5,000 में 500 रुपए का चार्ज लग जाएगा, उसको रिफंड होंगे 4,500। भरे कितने थे? समझ आया क्या? तो बोले सर इसमें आइडेंटिफिकेशन कब प्रूफ हुआ? जब मैंने उसको बुलाया शोरूम में गाड़ी देखने के लिए, तब उसको बुलाया था असर्टन करने के लिए। अभी समझा क्या अदिति? जब मैंने उसको शोरूम बुलाया, हाँ, असर्टन करना जरूरी है। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है पर जहां पर गुड्स असर्टन नहीं भी हो पाते हैं, तो उसके लिए सैंपल देखा जाता। जैसे ये फोन है तो डमी पीसेस रहते हैं या वर्किंग पीस भी रहते हैं शोरूम्स में, तो तुम ओरिजिनल डब्बा नहीं खोल सकते। मतलब ये फ्रेश फोन खरीदा है मैंने, तो इसका डब्बा बॉक्स पैक था ये, तो ये नहीं बताएगा वो इसका सैंपल बताएगा, डमी या फिर दूसरा वर्किंग पीस बताएगा, आप देख सकते हो, बोले ये वाला फोन आया है देख लो एक बार। मैं चेक काय पे कर रहा? सैंपल पे। ओरिजिनल पे चेक कर रहा क्या? अगर मुझे सैंपल पसंद आता है तो मैं बोलूंगा ओरिजिनल वाला दे दो, और ओरिजिनल वाले का सील कब ओपन होगा? अभी समझा क्या? तो दो इधर वो गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं है ओरिजिनल वाले, मगर सैंपल तुम देख चुके हो,
असर्टन मान लिया जाएगा। लेकिन एक और चीज, सैंपल बताते वक्त सैंपल के अंदर बहुत सारे फीचर्स थे, तुमने सब देखे, और ओरिजिनल जब तुमने खोला तो उसके अंदर फीचर्स गायब निकले। तो तुम्हारे पास एज अ बायर एक अधिकार है गुड्स रिटर्न करने का। क्यों? ये गुड्स सैंपल से मैच, समझ गया क्या? क्योंकि तुमने असर्टन क्या किया था, सैंपल। ये गुड्स किए थे क्या? नहीं। तो सेलर का काम क्या था, सैंपल के एग्जैक्टली सेम जैसे गुड्स देने चाहिए, लेकिन उसने नहीं दिए, तो आप ये गुड्स रिटर्न कर सकते हैं। अभी समझ आया? हाँ। नहीं, हाँ ऑब्वियस बात है कि गुड्स रिटर्न का एक टाइम होता है, रीजनेबल टाइम होता है, ठीक है, समझ आ गया पक्का? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर अभी? Uncertain goods. Uncertain goods are goods which are not specifically identified or ascertain at the time of making of the contract. They are indicated or defined only by description or sample. अभी समझा क्या? लिखा हुआ है वहां clearly. They are identified only by description or by clear. पक्का? कोई प्रॉब्लम है? एक सवाल है मेरा तुमसे कि तुमको अगर कोई मोबाइल फोन परचेज करना है तो तुम ऑनलाइन परचेज करोगे या लाइव परचेज करोगे? पहले पूरा क्वेश्चन सुन लो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ऑनलाइन परचेज करोगे या फिजिकली दुकान से परचेज करोगे, ये एक क्वेश्चन है। और स्कीम को लेकर के सेम है, मतलब ऑनलाइन भी ठीक वही स्कीम्स है जो ऑफलाइन। तो तुम कहां से खरीदना पसंद करोगे? हाथ ऊपर बोल अदिति। क्यों अदिति, फिजिकल क्यों? एग्जैक्टली exactly. अब मान ले घड़ी भर के लिए कि वहां डमी पीस नहीं है, तो कैसे करोगे? तो भी फिजिकल करोगे क्या? क्यों फिजिकल करेंगे? एक और कंडीशन, ना डमी है ना शॉपकीपर को तुम जानते हो। अब बोलो, छोड़ दे। और बोल 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 बोल। एक चीज हो सकती कि सेलर के सामने ही वही सब कुछ चेक हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, तो ये फोन का जो डब्बा था, ये डब्बे के ऊपर कुछ चीजें प्रिंटेड होती है, करेक्ट है? जैसे डब्बे पे प्रिंटेड रहता कि अंदर बॉक्स के क्या क्या है, इन द बॉक्स। तो इन द बॉक्स वन डॉक, वन केबल यूएसबी, वन डिवाइस, वन कवर, वन हेडफोन और एक सिम इजेक्टर टूल। हाँ, इतनी डिटेल्स रहती है। बॉक्स सील्ड है, तो तुम पूरे पैसे दे देते, ओनरशिप ले लेते, फिर वो कस्टमर के लिए बॉक्स ओपन करते। बॉक्स ओपन करने के बाद अगर उसमें से चार्जर गायब निकला तो आप हाथों हाथ रिटर्न करोगे कि नहीं करोगे? समझा क्या? अब ये सब सिचुएशन क्यों बताई? तो ओरिजिनली देखा जाए ना अगर, तो तुमने जब बॉक्स देखा था सिर्फ ऊपर से, तो गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं थे, तुमने डिस्क्रिप्शन देखा था, और डिस्क्रिप्शन पे भरोसा करके तुमने वो फोन परचेज किया था। समझ आया क्या? और मैंने ये सवाल तुमसे इसके लिए किया कि फिजिकली या ऑनलाइन, तो तुमने फिजिकली जवाब इसके लिए दिया क्योंकि सर पॉसिबिलिटीज है कि हमको फोन देखने मिल जाए, पॉसिबिलिटी है सर कि हमको फोन का हाथों हाथ डिसीजन लेते आए, सर सामने शॉपकीपर बैठा रहेगा, हम तुरंत उसको डिवाइस वापस कर सकते कुछ भी गड़बड़ हुई तो। ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल, राइट? ऑनलाइन क्या है, फोटो देखते, रीड करते स्पेसिफिकेशंस, डिस्क्रिप्शन देखते, रिव्यूज पढ़ते, स्कीम देखते और ऑर्डर प्लेस करते। डिवाइस तो कभी देखा ही नहीं। डिवाइस कब देखने मिलता? ऑर्डर करने के बाद जब डिलीवर होता, तब पूरे पैसे दे चुके हैं, तब देखने मिलता कि डिवाइस क्या है। तो दो, जब तुमने ऑर्डर प्लेस किया ऑनलाइन, तब गुड्स थे अनआइडेंटिफाइड, गुड्स वर अनआइडेंटिफाइड, बट
यू न्यू अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। क्या पता था तुमको? डिस्क्रिप्शन पता था, डिटेल्स पता थी कि भाई फलाना मॉडल नंबर है, इतना इतना जीबी है, 6 GB रैम, 128 GB की उसकी इंटरनल स्टोरेज स्पेस है, कलर ब्लैक है, स्नैपड्रैगन सो एंड सो एंड्रॉइड का वर्जन है, हाँ कैमरास की डिटेल है, ड्यूअल सिम है नहीं है ये है उसके अंदर लिखा हो। ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप फोन ऑर्डर करते, फोटोज देखकर फोन ऑर्डर करते हैं, लेकिन एक्चुअली फोन देखा है क्या? तो goods are unidentified, but you have seen the description of the goods, and after seeing the description you have placed the order। ये समझा कि नहीं समझा? पक्का समझ आया? तो डिस्क्रिप्शन के अनुसार गुड्स मैच होने चाहिए। अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होते तो आपके पास रिटर्न करने का ऑप्शन है। अभी समझा क्या? हाँ बोल सकते, लेकिन आप वहां पर डिस्क्रिप्शन से बाइंग करते हो, सीधी बात। वो आइडेंटिफाइड माना जाएगा, है नहीं। बस वही बताना था। गुड्स एक्चुअली आर नॉट आइडेंटिफाइड अनलेस दे आर बीइंग डिलीवर्ड, बट यू आइडेंटिफाई देम बाय देयर डिस्क्रिप्शन। समझा? इट इज एज सिंपल एज कि कोई नया व्यक्ति तुमसे मिलने आया है, जैसे जोमेटो वाला तुमको डिलीवर करने आया है, तुम उसको बोलते हैं भैया मैं ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में खड़ा हूं घर के बाहर और मेरे हाथ में फोन है, ऑब्वियस। फिर वो आइडेंटिफाई करता, अच्छा ये, बराबर है ना? बस वैसे ही कुछ है ये। डिस्क्रिप्शन दे के ऑर्डर प्लेस करते और डिस्क्रिप्शन के अनुसार तुम्हारा डिवाइस होना चाहिए, तो गुड्स प्रॉपरली अप्रोप्रिएटेड या डिलीवर्ड माने जाएंगे, वरना नहीं। डन? समझ आया? अनसर्टेन गुड्स का एग्जांपल 4। कोई सवाल? If A agrees to sell to B 1 packet of salt out of the lot of 100 packets lying in the shop, it is a sale of unasserted goods। सिंपल है। ये सबसे कॉमन है सुपारी और पान बेचने वालों के लिए। उनके पास में पुड़िया बहुत सारी आती और वो बस रैंडमली पुड़ी निकाल के दे देते। देखते क्या वो सब अनआइडेंटिफाइड रहता। क्यों? एक एक चेक नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो क्वांटिटी में लेकर आते हैं, राइट? हाँ। So if A agrees to sell to B 1 packet of salt out of the lot of 100 packets lying in his shop, it is a sale of uncertain goods because it is not known which packet is to be delivered। अब अगर ये नमक का पैकेट फूटा हुआ निकला तो तुम क्या करोगे? रिटर्न करके दूसरा मांगेंगे। तो सेलर का जिम्मेदारी क्या है? गुड्स रिप्लेस करके देना, क्योंकि गुड्स अपने डिलीवरेबल स्टेट में, टाटा नमक का पैकेट पैक्ड है, फ्रेश प्रिंटेड है उसके ऊपर अगर एक्सपायरी डेट के साथ, तो तुम उसको खरीदोगे, करेक्ट? अगर टाटा नमक का पैकेट फूटा हुआ दिखा तो तुम वो साइड में करके दूसरा उठाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फूटा हुआ है, तुम ये बोलते कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो वो करेक्ट डिलीवरेबल स्टेट में, समझ गया? तो रिप्लेस कर सकते। हाउ? क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। समझा? आगे एग्जाम्पल 5। X has 10 horses. He promises to sell one of them but does not specify which horse he will। यहाँ पर क्या गायब है? Certainty of meaning। Very good। It is a contract of sale of uncertain goods। Clear? पक्का? Future goods read कर वैष्णवी। Future goods। हाँ A person cannot transfer what is not in existence। शोरूम वाला एग्जाम्पल कार्तिक और मेरा। गाड़ी आई है तो गाड़ी आई नहीं तो बेचूंगा क्या? हवा
नहीं ना, हाँ आगे। करेक्ट, फ्यूचर गुड्स के आगे लिख दो अग्रीमेंट टू सेल। और दो पन्ने टर्न करने के बाद मिलेगा सेल और अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस बिटवीन। मिला? पक्का? अब उसमें पहले दो पॉइंट्स देखो। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली बिकॉज द गुड्स आर एग्जिस्टिंग। समझा क्या? उधर लिखा हुआ नहीं है बिकॉज वाला, मैंने बोला वो। प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the buyer on future date or on fulfillment of some condition because the goods are contingent or future। समझा क्या? तो टाइप ऑफ गुड्स की जो पहली कैटेगरी है एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट, तो एग्जिस्टिंग जाता सेल में और फ्यूचर और कंटिंजेंट जाता अग्रीमेंट टू सेल। सेकेंड पॉइंट, सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। राइट, लिखा हुआ है बुक में, देखो। क्लियर हुआ? पक्का? तो एक डिफरेंस का पॉइंट और बनाया ना मैंने, ओनली existing goods can be sold, मतलब sale is possible of existing goods only, agreement to sale is possible for future and contingent goods। क्लियर है? आ जाओ पीछे फिर वापस। एग्जाम्पल नंबर 8। 7 पढ़ लिया ना? वो तो नहीं पढ़ा, 7 पढ़ लो फिर। अब क्या भरोसा है? कोई भरोसा थोड़ी है। हाँ, खेती का भी वैसे ही है, भरोसा थोड़ी है आलू का। समझा? हाँ। बच्चों का भी भरोसा नहीं है, कहीं से निकलेंगे। आगे। हाँ, तीनों भी फ्यूचर गुड्स के एग्जांपल दिए हैं और एक्चुअली उसमें से दो तो कंटिंजेंट है, क्रॉप्स वाले। आगे, कंटिंजेंट गुड्स। एक सेकंड रुक जा, बस इधर दो एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता मैं। दैट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटिंजेंट गुड्स। पहले तो कंटिंजेंट ये वर्ड का मीनिंग क्या है? नहीं, कंटिंजेंट का मतलब होता डिपेंडेंसी। मतलब कंटिंजेंसी बोले तो ये डिपेंडेंट है किसी चीज पर, ये मतलब होता कंटिंजेंसी का। ये समझा क्या? क्लियर है? अब आगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के होने या पर निर्भर करता। समझा? इवेंट के होने पर या ना होने पर निर्भर करता है क्या? लेकिन आपको इवेंट पता है या नहीं? इवेंट क्या है ये पता है? इवेंट पता है, हम बात कर रहे हैं बारिश की, ये इवेंट है, पता है। होंगी नहीं होंगी ये नहीं पता है। अभी समझा क्या? कुछ समझा? तो अगर मैं ऐसा लिखूं, सर्टन इवेंट, और यहां नीचे पॉइंट के लिए लिखूं अनसर्टन इवेंट, तो क्या मीनिंग समझ में आ रहा तुमको? ऊपर के सर्टन का मतलब है स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, ऊपर के सर्टन का, इस वाले का।
और नीचे अनसर्टन का मतलब है पॉसिबिलिटी, हो भी सकता। ये समझा क्या? तो बोले तो पूरा अगर एक साथ काउंट करें तो उसका मतलब ये होता, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट is a contract which depends on what? On happening or non-happening of a of a ये सर्टन इवेंट लिखो यहाँ पर, सर्टन नहीं लिखते अब लिखते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक इवेंट। तो हमारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अनसर्टेनिटी मतलब क्या? तुमने एग्जाम तो दी है, एग्जाम आएगी ये बात तो तय है ना, समझा कि नहीं समझा? मतलब एग्जाम ये इवेंट सर्टन है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, लेकिन पास होंगे या नहीं होंगे ये अनसर्टन। क्या? हाँ, इन शॉर्ट बस वही बता रहे हो। तो बारिश पता है, लेकिन बारिश होंगी नहीं होंगी ये नहीं पता। करेक्ट, एकदम सही। अब अगेन, हैपनिंग के लिए एग्जाम्पल क्या है, नॉन हैपनिंग के लिए एग्जाम्पल क्या है? तो हैपनिंग के लिए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि भाई मैं तुझे अपने खेत का पूरा पीक आउटपुट सप्लाई करूंगा, सब्जेक्ट टू बारिश होंगी तो, क्योंकि बारिश हुई तो पीक उगेगा, जो भी क्रॉप है वो उगेगा, और उगा तो बेचूंगा, वरना क्या बेचूंगा? हवा। समझा कि नहीं समझा? सो मेरा सप्लाई डिपेंड करता बारिश के होने पर, ऑन द हैपनिंग ऑफ रेन, दैट इज पर्टिकुलर इवेंट। नॉन हैपनिंग का मतलब क्या? मैंने बोला मैं कार्तिक की शादी में जाऊंगा, सब्जेक्ट टू बारिश नहीं आई तो। अभी समझा क्या? बारिश नहीं आई तो, क्लियर है? शादी, बर्थडे पार्टी, मैं कार्तिक की बर्थडे पार्टी में जाऊंगा, लेकिन कब? अगर बारिश नहीं आई। सो नॉन हैपनिंग ऑफ, समझ गया क्या? इवेंट सर्टन, बट उसका होना नहीं होना अलग अलग। और कॉन्ट्रैक्ट का क्या? कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, एक वाला जो हमारा क्रॉप वाला है वो हैपनिंग पे डिपेंड करता, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो कार्तिक वाला है वो डिपेंड करता नॉन हैपनिंग पे। ये समझ गया कि नहीं? पक्का समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? क्लियर? पक्का? बस ऐसे ही कुछ रहते फिर कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स क्या मतलब होता होगा इनका? वो गुड्स किसी इवेंट पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है? पढ़ लेते हैं, पढ़ सेकेंड पैराग्राफ। पहले बोला, आगे। At the time of making of contract, आगे। Underline, provided he is able to purchase it from the, प्रोवाइडेड के बाद जो है वो कंटिंजेंसी कहलाती है, डिपेंडेंसी, कि अगले ने बेचना तो चाहिए। मेरे को अनुज की घड़ी बहुत पसंद है, खरीदना चाहता हूँ, मगर उसने,
सिंपल, शिप पोर्ट पर सेफली पहुंचना चाहिए तो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं। आगे, वेरी गुड, आगे डिलीवरी। हाँ पढ़ाया दिया है, उस क्या 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 पढ़ना बाकी। वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बोला था ना, द गुड्स मस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज एक्चुअल डिलीवरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था, एक्चुअल डिलीवरी वाला। नेक्स्ट उसके बाद, हाँ हाँ, सबसे पहली फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स, समझा। आगे, ओके ओके ओके, हाँ कस्टडी चेंज हुई क्या, ओनरशिप चेंज होगी, समझा ना। गुड्स वहीं पे लेकिन उसका ओनरशिप बदल गया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। पढ़, ये रुक जा, ये बताने दे एक्नॉलेजमेंट क्या रहता है। वैसे पढ़ा है तुमने, उधर देखो, याद है क्या एग्जाम्पल ये वाला। एल को पैसे देने थे, उसने पैसे हैंड ओवर किए, ठीक है, एम ने फोन घुमाया, कोशिश टू एन, और क्या बोला, तेरे पैसे मेरे पास पड़े, एल हुआ, समझा क्या। अब कॉन्ट्रैक्ट बचा, समझ आया क्या। तो एम ने एक्चुअली पैसे हैंड ओवर किए क्या इनको, नहीं, सिर्फ किया, दैट इज सिर्फ किया, डन, समझ आया। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है, शेंडी वाला सेलर, बड़ी शेंडी वाला बाय, ट्रक, गुड्स, ठीक है। अब क्या हुआ सुनो, ट्रांसपोर्टर अपॉइंट किया था सेलर ने, किसने, इधर लिख दिया मैंने देखो, ठीक है, ट्रांसपोर्टर अपॉइंट किया हुआ है सेलर। तो अभी फिलहाल ये ट्रांसपोर्टर एजेंट किसका है, सेलर का। सेलर ने गुड्स लोड करवा दिए, मगर अभी भी ये डिलीवर्ड नहीं है, ये समझा क्या। फिर रास्ते में एक जगह पर ये ट्रक रुका, और रुकने के बाद उसने कॉल किया किसको, बायर को, और क्या बोला, भैया तुम्हारे गुड्स लेकर मैं सिटी के बाहर खड़ा हूँ, समझा क्या। ये उसने कॉल करके बता दिया, दैट इज अक्नॉलेज्ड, समझा क्या। अक्नॉलेज्ड मतलब इन्फॉर्म्ड, क्या कर दिया, क्लियर है। अब ये एजेंट किसका बन गया, सिंपल, अब ये ट्रांसपोर्टर इज द एजेंट ऑफ,
समझ आया क्या? रीड कर लो। क्या? एक्नॉलेजमेंट के वजह से, इन्फॉर्म करने के वजह से, यही बात के वजह से वो एजेंट बन जाता बायर का, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड के वजह से। समझा? ये थ्योरी है। और इसको गुड्स डिलीवर्ड माने जाएंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, जबकि अभी भी गुड्स ट्रांसपोर्टर के पास है, लेकिन क्योंकि एक्नॉलेज कर दिया, इसके लिए सेलर के हिसाब से गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। मगर बायर को गुड्स एक्चुअली डिलीवर कब होंगे? जब गुड्स गाड़ी से उसके गोडाउन में अनलोड होंगे। समझा? उतारे जाएंगे इनटू द गोडाउन ऑफ बायर। क्लियर? पक्का? डन? नेक्स्ट। सिंपल। मैंने जो बताया कंस्ट्रक्टिव का एग्जांपल वो था ओनरशिप ट्रांसफर्ड, कंस्ट्रक्टिव डिलीवर्ड। समझा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझा क्या? गुड्स जगह से हिले भी नहीं है, लेकिन गुड्स का मालिक बदल गया, इस वजह से बोला गया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझा? आगे। तो ये जो यहाँ पर हुआ है वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहलाएगी। अभी तक के ट्रक पहुंचा नहीं है, क्योंकि स्टिल सेलर क्या मान रहा? डिलीवर्ड है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने बायर को एक्नॉलेज कर दिया। एक और केस आता है इसमें कि यदि अगर ये ट्रांसपोर्टर मतलब ट्रक वाला बायर ने अपॉइंट किया होता, तो गुड्स की डिलीवरी कब मान ली जाती? जब गुड्स लोड हो जाते तभी। देखो, ये हमारा बेचारा सेलर, फिर ट्रक वाला आया था, ठीक है, सेलर के गोडाउन से गुड्स लोड करवाए गए इनटू द ट्रक, और जैसी गुड्स लोड करवा दिए, ये ट्रांसपोर्टर था बायर का, यही आफ्टर द गुड्स आर लोडेड, गुड्स आर, बस जैसी लोडेड है वैसी मान लेंगे कि गुड्स डिलीवर्ड है टू द बायर, जबकि अभी तक की डिलीवरी हुई है क्या? सिंपल। क्लियर? पहुंचे क्या बायर तक गुड्स? बायर के एजेंट तक के पहुंचे, बस स्टिल हमने डिलीवरी मान ली है। समझा? ये दोनों भी आती बात है, ये जैसे इसके पहले जो एग्जांपल मैंने पढ़ाया वो भी आता है और ये वाला भी आता है। ठीक है, पढ़ ले आगे। सिंबॉलिक। पार्ट ऑफ द गुड्स आर डिलीवर्ड। समझा क्या? पार्ट डिलीवरी sometimes means delivery of whole। समझा क्या? पार्ट डिलीवरी sometimes means delivery of। क्लियर? पक्का? डन? थैंक यू, जा सकते हो।